नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैथ्स बाय विक्रम मराठी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज का ये वीडियो अभी रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट की जो वैकेंसी आई है उसका फार्म आपको किस प्रकार से भरना है, तो आज इस वीडियो में यही देखेंगे अपन। और मैं आज आपको लाइव फार्म भर के यहाँ पे बताऊँगा और नोटिस करवाऊँगा। इस वीडियो को देखने का आपका ये फ़ायदा होगा। इस वीडियो को देखने के बाद में आप फार्म में किसी प्रकार की कोई गलती नहीं करेंगे। इसमें रजिस्ट्रेशन से लेकर मैं आपको लास्ट फाइनल प्रिंट कैसे लेंगे और क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है, ये चीज़ें बताएंगे। तो देखिए, अब चल रहे हैं अपन गूगल सर्च में और यहाँ पे कोई से भी आरआरबी की साइट डालेंगे अपन। मैंने आरआरबी अजमेर डाला है यहाँ पे और अजमेर की साइट यहाँ पे खुल गई है। अब देखिए, जैसे स्क्रीन पर आपको दिख रहा है आरआरबी अजमेर पर जाकर अपन यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये इंटरनेट स्लो है तो धीरे धीरे खुल रहा है। जैसे ही आरआरबी अजमेर का ये मेन पृष्ठ यहाँ पे खुलकर आ गया और यहाँ पर देखिए जो रोजगार संख्या है 01/2024 उसका हिंदी और इंग्लिश वर्जन दोनों दिए हुए हैं। तो पहले आप या तो आप डाउनलोड कर लीजिए और पढ़ लीजिए, या आप इस लिंक पे जिस पे जाकर आप फार्म के लिए क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फार्म के लिए पेज खुल जाएगा नया। और यहाँ पे देखिए अप्लाई बटन आपको दिखाई दे रहा है और एक तरफ डाउनलोड फॉर्मेट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। जैसे यहाँ पे आप नीचे आओगे तो यहाँ पे आवेदन की तारीख भी दे रखी है, लास्ट डेट भी दे रखी है। अप्लाई पर जाके यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करोगे। सबसे पहले आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा और फिर यहाँ पे एलिजिबिलिटी जो चीज़ें कि आपके विशेष ध्यान में रखना है, आपकी यहाँ पे फीस दी हुई है। और यहाँ पे देखो स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि ओनली 1 आरआरबी एंड ओनली 1 एप्लीकेशन पर कैंडिडेट, यानी एक कैंडिडेट एक ही एप्लीकेशन यहाँ पे अलाउ होगा। अगर आपने एक से ज़्यादा एप्लीकेशन कर दिए यहाँ पे तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा और डिवाइडेड, यानी भविष्य में भी आपको आरआरबी आरआरसी द्वारा जो भी एग्जाम ली जाती है उनमें अयोग्य यहाँ पे घोषित कर दिया जाएगा। और यहाँ पे फीस की डिटेल दी हुई है, 500 रुपये फीस लगेगी। और ST SC एक्स सर्विसमैन फीमेल जो ट्रांसजेंडर हैं उनकी 250 लगेगी। ये फीस आपको CBT 1 जो कंडक्ट होगी उसके बाद में आपको रिफंड यहाँ पे हो जाएगी। और यहाँ पे जो स्कैनर आपको फ़ोटो और सिग्नेचर 30 से 70 KB के बीच में होना चाहिए JPG फॉर्मेट में। और जो SC ST का कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपके पास में PDF फॉर्मेट में 500 KB से कम का यहाँ पे होना चाहिए। और जो भी आप स्कैन करो वो अच्छी तरीके से दिखाई देने चाहिए ताकि उनका प्रिंट आउट बाद में आरआरबी द्वारा ले जाने पर यहाँ पे क्लियर फ़ोटो आए। और ईमेल आईडी और बैंक जो मोबाइल नंबर है वो एक्टिव आपको इसमें डालने हैं। ये मैंने पहले वीडियो बनाकर आपको समझाया हुआ है किस प्रकार से बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर जो आप फार्म भरेंगे उससे पहले भी आपको स्पष्ट रूप से यहाँ पे इंस्ट्रक्शन के बारे में पहले शो होगा। जैसे इंस्ट्रक्शन आप पढ़ लोगे सभी इंस्ट्रक्शन यहाँ पे कंप्लीट, तब जाकर यहाँ पर आपके पास में ये नीचे जो चेक बॉक्स है उस पर आपको क्लिक करना होगा। और जब चेक बॉक्स पे आप क्लिक करोगे तभी आप नेक्स्ट आगे बढ़ पाओगे। तो यहाँ पे जो आप रजिस्ट्रेशन की 2 स्टेप हैं, एक बार तो आपको अकाउंट बनाना है और दूसरा फिर अकाउंट बनने के बाद में आपको आवेदन फॉर्म के लिए अप्लाई करना है। इन सब के यहाँ पे गाइड रूल और जो रेगुलेशन है वो दिए हुए हैं, तो इनको आप देख सकते हो। और रोज़गार जो है वो भी आप हिंदी या इंग्लिश वर्जन जिसमें भी आपको सूटेबल हो वो आप डाउनलोड कर सकते करके वहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर जो भी फ़ोटो आप अपलोड करोगे तो मैं उसकी आपको 12 कॉपी रखनी है कि जो फोटो आप अपलोड करोगे वही फ़ोटो आपको लास्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल टाइम पे ज़रूरी है। यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक किया अपने, प्रोसीड हो गए। अब प्रोसीड होते ही देखिए यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट में आप आ गए। और यहाँ पे सबसे पहला जो ऑप्शन देख रहे हैं कि आपको किसी आरआरबी या आरआरसी द्वारा डिवाइडेड घोषित तो नहीं है, तो इसमें आप नो कर दीजिए। अगर यस है तो आप आवेदन कर ही नहीं सकते इसमें। इसके बाद में आपको कोई लेसिक सर्जरी या कुछ ऐसी प्रॉब्लम है या कोई चल रहा है आपको, तो इसके लिए आपको यस या नो चूज करना है। इसमें भी लेसिक सर्जरी भी अलाउ नहीं है ALP में। और ये आप पास में आप डिसेबिलिटी कैंडिडेट हैं, क्योंकि डिसेबिलिटी कैंडिडेट भी ALP में अलाउ यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे कंट्री चूज करनी है आपको। और इसके बाद में आप पर्सनल जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर आ जाइए। यहाँ पे आपको नाम भरना पड़ेगा, आपका जो नाम आपके 10th की मार्कशीट में है
वही नाम आपको फिलअप करना रहेगा। और मोस्टली इसको अपन फिलअप करेंगे कैपिटल में तो ये अच्छा रहेगा। स्मॉल में दोनों तरफ आपको एक एक साथ में भरना है और दोनों तरफ मैचिंग यहाँ पे होना चाहिए। यहाँ पे मैंने स्मॉल में भरा है पहले, तो मैं इसको कैपिटल में करूँगा यहाँ पे, क्योंकि कैपिटल में ज़रूरी है कि बाद में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी। इसलिए यहाँ पे अपन ने इसको कैपिटल में भर दिया है। और ये आपका नाम पहले चेंजिंग हुआ है क्या, नहीं हुआ तो नो कर दीजिए, हुआ तो यस कर दीजिए इसके अंदर। और यहाँ पे अपने को डेट ऑफ बर्थ चूज करनी है, किस प्रकार से चूज करनी है यही मैं दिखाने के लिए यहाँ पे मैंने लाइव वीडियो बनाया है आपका रिकॉर्डिंग करके। तो देखिए इस प्रकार से आपको यहाँ पे जो डेट ऑफ बर्थ चूज कर रहा हूँ मैं, मंथ और ईयर, उस हिसाब से आपको करनी है और दोनों तरफ सेम यहाँ पे डालनी है। अब यहाँ पे भी आप एंटर करके डाल सकते हैं, ऑटोमेटिक यहाँ पे स्लैश आ जाएंगे बीच के अंदर। इसके बाद में अपन जेंडर चूज करेंगे यहाँ पे, मेल फीमेल। तो यहाँ पे अपन ने जो भी आपका जेंडर है वो आप चूज कर सकते हैं। फिर आपका फादर्स नेम जो आपकी 10th की मार्कशीट में है वो अपने यहाँ पे डालेंगे। दोनों तरफ सेम होनी चाहिए जो जानकारी डिटेल्स आप डाल रहे हैं इसमें। फिर रीटाइप करेंगे फादर्स नेम वापस दोबारा। जैसे फादर्स नेम यहाँ पे हो जाएगा उसके बाद चलते हैं अपन टैब दबा के मदर्स नेम के। तो आपका जो माता जी का नाम है वो यहाँ पे आपको डालना रहेगा और यहाँ पे भी आपको सेम डालना रहेगा माता जी का नाम। अब इसके बाद में अपन नीचे आ रहे हैं। नीचे देखिए आधार वेरिफिकेशन है। अगर आपके पास में आधार नहीं है तो आई डू नॉट है आधार कार्ड डाल दीजिए। और अगर आपके पास में आधार है तो आपको आधार नंबर डालने रहेंगे यहाँ पे। और आधार में नंबर, नाम और डेट ऑफ बर्थ वही होनी चाहिए जो आपके डॉक्यूमेंट में है। जैसे आप इसमें आधार नंबर यहाँ पे डालोगे उसके बाद में वेरीफाई यूजिंग आधार यहाँ पे आएगा। और ये डाल जैसे वेरीफाई आधार नंबर डाल के वेरीफाई जो यूजिंग आधार पे आप आओगे तो उस पर क्लिक कर दीजिए। तो ये आपका जो डाटा है वो दिखाएगा कि आपके आधार के जो 10वीं मार्कशीट है उसमें ये है। और ये फिर यहाँ पे क्लिक कर दिया। इसके बाद में ये वेरीफाई करेगा कि आपके आधार में भी यही डेट ऑफ बर्थ और यही नाम है। और जैसे होगा तो यहाँ पे ग्रीन आपको इंडिकेशन मिल जाएगा। ये हो गया आधार वेरिफिकेशन आपका कंप्लीट। इसके बाद में आपका यहाँ पे ईमेल आईडी वेरिफिकेशन होगा। आपको जो आपकी ईमेल आईडी है वो यहाँ पे डालनी है। और ईमेल आईडी जैसे आप डालोगे करेक्ट ईमेल आईडी उसके बाद में आपके पास में ईमेल आईडी पे यहाँ पे ओटीपी जाएंगे। और मैं पहले भी वीडियो जो बनाया था उसमें मैंने आपको स्पष्ट रूप से बोला है कि ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपको बिल्कुल एक्टिव डालने हैं। क्यों, यहाँ पे आरआरबी बाद में भी अगर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो आपसे जो कांटेक्ट करेगी वो मोस्टली ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर के जरिए आपसे कांटेक्ट किया जाएगा। इसलिए वो आपको दुकानदार या इंटरनेट वाले की ना देते हुए आपके घर में से किसी के एसएम के आपको देने होंगे। ये सोशल मीडिया ज़माना है, हर किसी मोस्टली अभ्यर्थी के पास में है मोबाइल, तो आपको ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर एक्टिव होने चाहिए, वही आपको यहाँ पे डालने हैं। अब यहाँ पे डाल देंगे तो आपके पास में ओटीपी यहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी जाएगा आपकी ईमेल आईडी पे। और जो ईमेल आईडी पे आपके पास में ओटीपी गया है उस ओटीपी को आपको यहाँ पे डालना होगा। डाल के छोड़ दीजिए, आपको कुछ नहीं करना है इसमें, ऑटोमेटिक वेरीफाई कर लेगा ये। इसके बाद में मोबाइल नंबर पे आपने ओटीपी सेंड कर दिया, मोबाइल नंबर भी यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा। और जो मोबाइल नंबर पे ओटीपी आया है वो ओटीपी आपको यहाँ पे डालना होगा, ताकि इससे क्या हो जाता है, कन्फर्म हो जाता है कि आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी क्या हैं, अभी प्रेजेंट में हैं, जो एक्टिव हैं। इसके बाद में यहाँ पे आपको पासवर्ड बनाने होंगे। जो पासवर्ड आप सबको पता है, एक लेटर स्मॉल में, एक कैपिटल में, एक यहाँ पे सिंबल और एक नंबर होना चाहिए। बाकी मिनिमम यहाँ पे 8 कैरेक्टर होने चाहिए और 8 से ज़्यादा यहाँ पे होने चाहिए। मिनिमम 8 होने चाहिए, 8 से ज़्यादा आप ले सकते हो। इसलिए लगभग सेम बनाने चाहिए आपको, जो याद रह सके ऐसे आसान बनाने चाहिए, जिसमें एक स्मॉल लेटर में, एक कैपिटल लेटर में और एक सिंबल और एक नंबर यहाँ पे यूज होने चाहिए। इसके बाद में जो आपको यहाँ पे कैप्चा कोड दिया हुआ है, कैप्चा कोड डालेंगे। और जैसे देखिए दोस्तों, कैप्चा कोड डालने के बाद में मैं एक बार आपको फिर बोलूँगा कि एक विशेष तौर पर आपको जो आप देखनी है जानकारी जो आपकी दी हुई है, ये जानकारी को आपको पूरी यहाँ पे देख लेनी है अच्छी तरीके से।
आपका एक बार होने के बाद में यहाँ पे देखिए जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको डिटेल ही दिखाई देगी, जो डिटेल आपने यहाँ पे फिलअप करी हुई है। और मैंने पहले भी जो वीडियो बनाया था उस टाइम बताया कि एक बार अगर आपने जनरेट कर लिया आपका अकाउंट और ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, तो आप किसी भी सूरत में यहाँ पे चेंजिंग नहीं कर सकते। यहाँ पे तो आपको करेक्शन विंडो जब ओपन होगी तब भी आप आपके ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर में बदलाव यहाँ पे नहीं कर सकते। और यहाँ पे डिटेल जो दिखाई दी आपने जो फिलअप की है वो आपको दिख रही है यहाँ पे। अब जैसे यहाँ पे डिटेल अगर सही है आपकी तो हाई हैव रीचेक्ड एंड अबाउट डिटेल्स एंड फाउंड करेक्ट है, क्रिएट एन अकाउंट। अब देखो यहाँ पे स्पष्ट रूप से मैसेज दे रहा है कि इंक्लूडिंग ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर, ये कैन नॉट बी मॉडिफाइड एट एनी स्टेज रिक्रूटमेंट प्रोसेस में, कभी भी ये चेंजिंग नहीं होगी कोई से भी स्टेज पर। ये आपका जो अकाउंट का काम था यूजर क्रिएटेड जो अकाउंट है वो आपका कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे आती है ऑनलाइन की फॉर्म की, इसके लिए ऑटोमेटिक यहाँ पे साइन इन पर आ गए अपन। तो इसमें अपन मोबाइल नंबर ईमेल आईडी डाल देंगे। इसके बाद में अपन ने जो स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर और जो पासवर्ड क्रिएट बनाए थे वो पासवर्ड यहाँ पे डाल देंगे। ये इसके बाद में जो कैप्चा आपको दिखाई दे रहा है वो कैप्चा भी यहाँ पे डाल देंगे और उसके बाद में यहाँ पे लॉगिन अपन कर देंगे। जैसे अपन ने लॉगिन किया तो देखिए ये कुछ इस प्रकार से फिर वापस आपके सामने इंटरेक्शन यहाँ पे खुल के आ गए हैं। और यहाँ देखिए जो चल रही है रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट लोक पायलट, 20 जनवरी से यहाँ पे आवेदन स्टार्ट हो रहे हैं। ये रेड जो है इसकी मार्कर के सामने लाइन चल रही है, ये इंटरेक्शन वही है जो अपन ने पहले पढ़े थे। उन पे अपन क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे जैसे आएंगे तो आपको यहाँ पर आरआरबी चूज करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी आपको? यहाँ पे आरआरबी यहाँ पे चूज करनी पड़ेगी। और यहाँ पे स्टार्ट डेट और लास्ट डेट दी हुई है। अब देखिए जैसे स्टार्ट डेट और लास्ट डेट दी हुई है, यहाँ पे आरआरबी चूज करनी है आपको। तो आपको इस जैसे पहले देख लीजिए, कन्फर्म हो जाइए कि आपको इस आरआरबी से यहाँ पे आवेदन करना है। और मैं यहाँ से मैंने भोपाल चूज किया। भोपाल में क्या है, WR और WCR 2 जोन होते हैं। तो ये यहाँ पे क्लिक करने के बाद में मैंने जो टर्म एंड कंडीशन पे क्लिक कर दिया। अभी यहाँ पे आवेदन अपने पास में खुलकर आ गया। अब आवेदन में मैंने पहले अपना कुछ डिटेल्स, पहले बेसिक डिटेल्स अकाउंट्स जब क्रिएट किया था उस टाइम मैंने फिलअप कर दी थी, तो वो यहाँ पे ऑलरेडी आपको भरी हुई दिखाई दे रही है। जैसे कंट्री है, डेट ऑफ बर्थ है, नेम है, फादर नेम है, मदर नेम है, जेंडर है, ईमेल है, मोबाइल नंबर, ये अभी यहाँ पे चेंजिंग नहीं होंगे और कहीं दिख नहीं रहा चेंजिंग का यहाँ पे। अब आप यहाँ पे आ जाओ सीधे मैरिटल स्टेटस पे। तो यहाँ पे आप अनमेरिड हो तो अनमेरिड कर दीजिए, मैरिड हो तो मैरिड कर दीजिए। इसके बाद हम आ जाएंगे रिलीजन पे। मैंने यहाँ पे हिंदू चूज कर लिया है। लैंग्वेज अपने चूज करनी है एग्जाम की, जिस भी 13 लैंग्वेजों में यहाँ पे पेपर अवेलेबल होगा। तो मैंने यहाँ पे हिंदी चूज कर ली है। आपको जो आपकी लैंग्वेज हो वो उन जो ऑप्शन है उनमें से आप चूज कर सकते हैं। इसके बाद में आपको यहाँ पे परमानेंट जो विजिबल मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन, यानी आपके शरीर में फोड़े का या कट का जो भी मार्क हो जो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, वो आपको यहाँ पे 2 ऐसे शरीर के ऊपर जो चिन्ह है वो आपको यहाँ पे लिखने हैं। ये पहले भी ऑफलाइन जब आप आवेदन करते थे पहले भी, और हमने भी पहले आवेदन किए हैं, तो यही एक जो निशानी होती है वो चेक करी जाती है कि कैंडिडेट वही है जिसने यहाँ आवेदन में जो निशानी देनी थी, उसको जो मार्क यहाँ पे होना चाहिए ये वही है। तो ये कंफर्मेशन करने के लिए ये यहाँ पे जो आइडेंटिफिकेशन मार्क हैं वो यहाँ पे लिखवाए जाते हैं। और ये आपको एन स्टेज, जो भी स्टेज होगी आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, जो आरआरबी करवाएगा, उसके बाद में जो भी डिवीज़न यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएगा, मेडिकल करवाएगा, और कभी भी ज़रूरत रही तो आपको ये आइडेंटिफिकेशन मार्क के यहाँ पे चेक करेंगे संबंधित जो भी स्टाफ है वो आपकी उम्मीदवारी के लिए। तो यहाँ पे जो भी हो आपको वो जो जीनियस हो वही यहाँ पे भरना है। अगर आपके शरीर पे कोई मार्क नहीं है तो आपको 9 मार्क्स यहाँ पे करना है। लेकिन एक बार स्पष्ट रूप से आपको संतुष्ट हो जाना है कि मेरे शरीर पे यहाँ पे मार्क है या नहीं है। जो भी मार्क है वो अपने यहाँ पे डाल देंगे दोनों साइड में, जो मैंने यहाँ पे डाला है। कि कहीं न कहीं देखो छोटा मार्क्स जो अपन कहीं न कहीं हो जाता है कट अपने शरीर के अंदर, या फोड़े का निशान जरूर हो जाता है। तो जो भी हो वो डाल दीजिए। 2 अपन यहाँ पे डालेंगे और इनमें डालना ज़रूरी है। अगर नहीं है आपके मार्क शरीर पे कहीं पे भी तो आप 9 मार्क भी यहाँ पे कर सकते हैं। अब जैसे अपन यहाँ पे
डालेंगे तो देखिए यहाँ पे जिस भी कैंडिडेट का मैं यहाँ पे आवेदन कर रहा हूँ उसके शरीर पे मार्क्स हैं आइडेंटिफिकेशन, तो यहाँ पे मैं उसके जो शरीर पे दिए हुए आइडेंटिफिकेशन मार्क्स हैं वो यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ। वीडियो बाकायदा लेंथी हो सकता है दोस्तों, लेकिन ये इस वीडियो देखने के बाद में आपको किसी प्रकार का आवेदन करने में कोई समस्या नहीं आएगी और आपके आवेदन में कोई गलती भी यहाँ पे नहीं होगी। इसलिए मेरा यही उद्देश्य होता है कि वीडियो बेसिक लंबा हो जाए, लेकिन वीडियो देखने के बाद में आपके जो भी दिमाग में कोई क्वेश्चन है, किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन यहाँ पे नहीं होना चाहिए। और एक वीडियो में यही चीज़ें इम्पोर्टेंट होती हैं, या 5 मिनट का वीडियो बना दो और फिर भी उस वीडियो देखने के बाद में अगर आपके जो दिमाग है उसके अंदर क्वेश्चन रह जाए तो फिर वीडियो बनाने का कोई उद्देश्य यहाँ पे नहीं रह जाता। इसलिए वीडियो बनाने का यही मतलब होता है, यही फ़ायदा अपने को होता है वीडियो देखने का, कि वीडियो देखने के बाद में किसी प्रकार का मेरे दिमाग में कोई क्वेश्चन यहाँ पे पैदा नहीं होना चाहिए। और मैंने भी यही सोचा है कि जो भी स्टूडेंट हैं उनके आवेदन में किसी प्रकार की कोई गलती नहीं हो, क्योंकि यहाँ पर गलती होने के बाद में सुधार के लिए आपको 250 रुपये देकर यहाँ पे सुधार करना पड़ेगा। और एक बार गलती हो जाती है तो अपने भी मेंटली रूप से परेशान रहते हैं और अपने भी शरीर में दिक्कत यहाँ पे होती है फिर मेंटली रूप से। इसलिए पहले वीडियो देख लीजिए और उस लास्ट तक, ताकि आपको आवेदन करते टाइम पे यहाँ पे परेशानी नहीं हो। तो मैंने यहाँ पे एक फोड़ा मार्क ऑन अपर साइड और राइट आईब्रो और ये फोड़ा मार्क ऑन लेफ्ट लेग के अंदर जो भी यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन मार्क था वो यहाँ पे अपन ने फिलअप कर दिया है। और ये करने के बाद में यहाँ पे अपन आएंगे किस पे, ये दोनों आइडेंटिफिकेशन मार्क हो गए। इसके बाद में यहाँ पे अपन कम्युनिटी पे आएंगे। जो भी आपके पास में ST, SC, OBC, EWS, जनरल जो भी है, आपको आपकी कम्युनिटी यहाँ पे सेलेक्ट करनी पड़ेगी। और जैसे आप यहाँ पे आपकी कम्युनिटी सेलेक्ट करेंगे उसके तो आपको जो भी ST का है, SC का है, उनको यहाँ पे क्या है फ्री ट्रेवलिंग पास मिलता है स्लीपर क्लास का हर स्टेज के अंदर। तो उसके लिए यहाँ पर ST, SC के जो छात्र हैं उनका यहाँ पे कम्युनिटी सर्टिफिकेट अपलोड होगा और उसी की मैंने साइज़ पहले बताई थी आपको कि 5 KB से कम यहाँ पे होनी चाहिए और वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का बना हुआ होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट का तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट का बनवा लीजिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे और एनी स्टेज ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस में आपको वही सेंट्रल गवर्नमेंट का जो सर्टिफिकेट है वही आपके यहाँ पे काम आएगा। और इसलिए अभी भी आपके पास में टाइम है तो आप बढ़ा सकते हैं यहाँ पे उसको। अब यहाँ पे अपन क्लिक कर दिया, यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैंने ST चूज कर लिया है। तो जैसे मैंने ST चूज किया तो जो सर्टिफिकेट है उसके नंबर यहाँ पे मांग लिया, तो सर्टिफिकेट के नंबर मेरे को डालने रहेंगे। जो आपका सर्टिफिकेट है उसके टॉप में ये नंबर दिए हुए होते हैं जहाँ पर आपकी फ़ोटो लगी हुई होती है। सर्टिफिकेट में आजकल सब ऑनलाइन बनते हैं तो लगभग सबके फॉर्मेट एक जैसे हैं, तो वहाँ से उस फोटो के नीचे आपको नंबर दिए हुए हैं, वो नंबर आपको सर्टिफिकेट नंबर इसमें डालने हैं। उसके बाद में इशू अथॉरिटी जाना है, आपका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने या सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट ने, किसने भी जिससे भी आपका यहाँ पे वो जारी हुआ है उसका नाम यहाँ पे नीचे नीचे दिया हुआ होगा, जिसका यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर होंगे। वहाँ से नाम लेने के बाद में किस स्टेट से जारी हुआ है वो स्टेट का नाम, और जो जारी करने की जो डेट है वो आपका जो मैंने बता रहा ना आपके जो नंबर हैं उनके सामने उन नंबरों के जस्ट आगे आप देखोगे तो वहाँ पे आपको डेट दिखाई दी जाएगी। और सिग्नेचर डिजिटल जो सिग्नेचर हैं उनके नीचे भी डेट आपको दिखाई दी जाएगी, इस डेट के यहाँ पे ये जारी हुआ है, वो डेट आपको यहाँ पे चूज करनी है। और मैं आपको बता दूँ जो OBC नॉन क्रिमिनल है इनका कुछ 3 साल का पीरियड होता है कि 3 साल बाद में OBC का सर्टिफिकेट नया होना चाहिए। अगर आपका 3 साल पुराना है तो आपको नया बनवा कर ही यहाँ पे रख लेना है आपके पास में अभी लास्ट डेट से पहले, ताकि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में किसी प्रकार की कोई परेशानी यहाँ पे नहीं हो। और ST SC के तो यहाँ पे चेंजिंग नहीं हुआ, तो वो जब लास्ट चेंजिंग हुआ था उसी के बाद के फॉर्मेट अभी चल रहे हैं।
तो उनको कोई प्रॉब्लम यहाँ पे है नहीं। और इसके बाद में यहाँ पे आप अगर आपने डेट डाल दी है तो डेट डालने के बाद में देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो ऑप्शन आपके पास में आ रहा है, डू यू विच टू अवेल फ्री ट्रेल, जो रेल पास है वो आप लेना चाहते हो क्या, आपकी इच्छा है तो आप यस या नो चूज कर सकते हैं। तो अगर आप यस करोगे तो आपको नियरेस्ट जो भी आपका रेलवे स्टेशन है उसका नाम यहाँ पूछेगा, तो आपको नियरेस्ट जो आपका रेलवे स्टेशन है उसका नाम यहाँ पे आपको डालना होगा जो भी है। अब यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट्स आ गए। मैंने पहले बोला आपको ST/SC वालों को यहाँ पे सर्टिफिकेट डाउनलोड अपलोड करना रहेगा, तो यहाँ पे जाकर आप चूज कर लीजिए। वो 500 KB से कम की फाइल यहाँ पे होनी चाहिए PDF में। तो आप यहाँ पे जाओगे और इसको क्या करेंगे, अपन चूज करेंगे आपके जो भी डिवाइस है उसके गैलरी में जाकर। तो यहाँ पे चूज कर लिया, उसके बाद सेव करते देखो अपडेटेड यहाँ पे सक्सेसफुल यहाँ पे हो गया है। अब अपडेटेड यहाँ पे सक्सेसफुल हो गया है। इसके बाद में अपन जो एड्रेस है आपका वो डालेंगे, जो आपका कम्युनिकेशन एड्रेस है कि प्रेजेंट और परमानेंट दोनों अलग अलग हो सकते हैं किसी कैंडिडेट के। तो अगर सेम है तो यहाँ पे आपको स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और आपका विलेज यहाँ पे अलग है, पोस्ट अलग है तो दोनों अलग अलग डालिए, विलेज पोस्ट दोनों एक है तो VPO करके डाल दीजिए। उसके बाद में आपको यहाँ पे आपकी तहसील डाल दीजिए जो एड्रेस है उसके अंदर, और बाकी तो आपने जो आपका स्टेट है और डिस्ट्रिक्ट है उसका आपने नाम पहले लिख दिया है, तो आपको डबल ओवर रिपीट करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। मैंने यहाँ पे विलेज और पोस्ट अलग अलग था तो दोनों के अलग अलग नाम यहाँ पे डाल दिए। तहसील मैंने डाल दी यहाँ पे। अब ये डालने के बाद में डिस्ट्रिक्ट तो और स्टेट पहले आ ही चुका है अपना। अब यहाँ पे विलेज, टाउन और सिटी जो भी है आपका विलेज वो मैंने यहाँ पे डाल दिया है। और इसके बाद में पिन कोड नंबर, जो बहुत ही जो एड्रेस में ज़रूरी चीज़ है, पिन कोड नंबर सबसे ज़रूरी चीज़ है, वो पिन कोड नंबर यहाँ पे डाल दिए। अब मेरा यहाँ पे प्रेजेंट और परमानेंट दोनों सेम है, इसलिए नीचे दी गई टिक जो बॉक्स है उसमें मैंने क्लिक कर दिया तो परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस की तरफ ही आ गए। इसको फिर सेव कर दिया मैंने। अब मैं नेक्स्ट पे क्लिक यहाँ पे मैंने कर दिया। तो देखो जो पर्सनल डिटेल्स मेरी फिल हो गई है सक्सेसफुल। उसके बाद में अदर डिटेल्स पे मैं आ जाता हूँ। यहाँ पे अदर्स डिटेल में या एक्स-सर्विसमैन हैं कि आप, अगर हैं तो यस कीजिए, नहीं है तो नो कीजिए। और डिसेबिलिटी का पहले अपन चूज कर लिया था। ABC सर्टिफिकेट का मैंने बताया जिनकी एनुअल इनकम 50,000 से कम है उनके लिए है ये, उनको ओनली यहाँ पे किस में छूट रहेगी, एग्जाम फीस में छूट रहेगी। अगर हैं तो यस कर दीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। अगर आप रेलवे एम्प्लॉई हैं तो आप यस कर सकते हैं, इसके अंदर 3 साल आप प्रेजेंट में रेलवे एम्प्लॉई हैं तो यस कर दीजिए, नहीं है तो नो कर दीजिए। और अगर आप यहाँ पे डिपार्टमेंट या किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो वो उसके लिए आप डाल सकते हैं, इसमें यहाँ पे नो कर दिया मैंने। और यहाँ पे आप एक्ट अप्रेंटिस का कोर्स कर रखा है, नहीं कर रखा तो नो कर दीजिए। अभी यहाँ पे आपको देखिए बैंक अकाउंट की आपकी क्या डालनी है, डिटेल डालनी है। मैंने पहले वीडियो में बताया कि बैंक जो अकाउंट की आप डिटेल डालोगे बिल्कुल क्या होनी चाहिए, वो सही जानकारी होनी चाहिए। अगर आपका जो 10वीं में नाम अलग है और बैंक में नाम अलग है, लेकिन आप बैंक डिटेल में वही डालोगे डिटेल जो बैंक की डायरी में आपका नाम है। कई अभ्यर्थियों के नाम अलग अलग होते हैं तो यहाँ पे बैंक की डिटेल मांगी गई है, ये नहीं है कि आपकी सेम हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आपका बैंक में गलत नाम है तो वही नाम आपको यहाँ डालना है जो नाम आपका गलत है। इस जो नाम डालेंगे इनसे यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे तो ओनली बैंक के अनुसार ही आपको डालना है। तो नाम डालने के बाद में आपको यहाँ पे आपके अकाउंट नंबर डालने हैं, जो भी आपके अकाउंट नंबर है। ये अकाउंट नंबर आप 11 डिजिट के जैसे डालोगे, यहाँ पे जो अलग अलग बैंकों के अकाउंट नंबर यहाँ पे अलग अलग होते हैं, मैं SBI की बात कर रहा हूँ। उसके बाद में आपको दोबारा आपके अकाउंट नंबर यहाँ पे डालने होंगे। अब यहाँ पे कन्फर्म अकाउंट नंबर हो जाएंगे। इसके बाद में अपन नेक्स्ट चलेंगे IFSC कोड पे। किस पे? IFSC कोड पे। और IFSC कोड भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है क्योंकि इसी से आपके बैंक का एड्रेस यहाँ पे खोजा जाता है IFSC कोड से। तो IFSC कोड अगर आपको पता नहीं है तो आप गूगल पर सर्च कर भी आपका जहाँ से भी ब्रांच है आपकी, वहाँ की ब्रांच के आप IFSC कोड सर्च करके यहाँ पे डाल दीजिए। वो IFSC कोड बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए ताकि यहाँ पे आपका बैंक एड्रेस है वो मिसमैच यहाँ पे नहीं। और बाद में
देखिए बैंक डिटेल डलवाने का उद्देश्य ये है कि आप CBT फर्स्ट जैसे एग्ज़ाम दोगे CBT फर्स्ट में, उसके बाद में जो जनरल उम्मीदवार उनसे 500 रुपये जो फीस ली गई है उसमें से 100 रुपये काट के आपकी जो बैंक प्रोसेसिंग फीस है वो काट के बाकी आपके अकाउंट में यहाँ पे रिफंड कर दी जाएगी। और ST SC के उम्मीदवार जिनसे ले जाए 250 रुपये, वो भी आपको CBT फर्स्ट में अगर आप प्रेजेंट आपकी होती है तो उसके बाद में आपको यहाँ पे रिफंड हो जाएगी। अगर आप CBT फर्स्ट में एब्सेंट रह जाते हो तो आपको जो आपकी फीस लगी है वो आपको वापस यहाँ पे नहीं मिलेगी। तो मैंने यहाँ पे सर्च कर लिए IFSC कोड, उसके बाद मैं यहाँ पे डालने के बाद कंफर्म मैंने कर दिया। तो देखिए यहाँ पे इसने चूज कर मतलब एड्रेस आपका आ गया, ये मैंने यहाँ पे कर दिया, क्या सेव कर दिया। ध्यान से बिल्कुल आपको अच्छी तरीके से भरना है। अब सेव होने के बाद में यहाँ पे मैंने नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया है। अब यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में आधार डिटेल्स मेरी सक्सेसफुल आ गई है, आधार कार्ड से वेरिफिकेशन हो गया है। अब यहाँ पे क्वालिफिकेशन पे आ जाएंगे। क्वालिफिकेशन आपको दी हुई है ऊपर कि ये क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए, मैंने वीडियो बनाकर भी अलग से दिखाया हुआ है। और देखिए क्वालिफिकेशन ये तो ऊपर आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पर आप 10वीं की डिटेल डालेंगे, कौन से स्टेट से आपने करी है, इसके बाद में आप डिस्ट्रिक्ट चूज़ करेंगे। और डिस्ट्रिक्ट चूज़ करने के बाद में आपने किस बोर्ड से आपकी जो 10वीं करी है वो यहाँ पे डाल देंगे। और उसके बाद में यहाँ पे आप डेट ऑफ पासिंग डाल देंगे, जो आपकी 10वीं की मार्कशीट है उसके आप नीचे नीचे देखोगे तो आप वहाँ पर आपका डेट दी हुई होगी, डेट ऑफ पासिंग, वो आपको यहाँ पे चूज़ करनी है। और उसके बाद यहाँ पे आपको रोल नंबर डालना है। आप यहाँ पे जो डेट ऑफ पासिंग आप चूज़ करोगे ये स्पष्ट रूप से चूज़ करनी है। यहाँ पे आपको 2 डेट दी हुई होंगी, एक तो डेट ऑफ इशू जिस और एक डेट ऑफ पासिंग दी हुई होती है। तो डेट ऑफ पासिंग आपकी रिजल्ट डेट दी हुई होती है। इसके अलावा डेट ऑफ इशू आपका जो सर्टिफिकेट होता है, ये डालने के बाद में मैं यहाँ पे ऐड करूँगा। ऐड करना ज़रूरी है क्योंकि ये जो वैकेंसी आई है 10th प्लस आपके पास में डिप्लोमा ITI या BTech जो भी है वो 10th के बाद में ही होती है। इसके बाद इसलिए मेरे को यहाँ पे ऐड करनी रहेगी। मैंने यहाँ पे ITI ऐड कर रहा हूँ। आपके पास में जो भी डिग्री है वो आप ऐड कर दीजिए। क्वालिफिकेशन में ITI, उसके बाद में उसका मैंने जो ट्रेड में ITI कर रखी है वो डाल दी है। फिर बाकी सेम डिटेल कौन से स्टेट से आपने करी है और कौन सा आपका डिस्ट्रिक्ट है और किस ITI से आपने करी है उसका आपको यहाँ पे नाम डालना है। और देखिए यहाँ पे नाम डालते टाइम पे आपको विशेष ध्यान रखना है। जो यहाँ पे देखिए मैं आपको लिखा बता रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे जो भी इंस्टीट्यूट था उसका यहाँ पे मैंने कंप्लीट नाम जो मार्कशीट में दिया हुआ है विथ एड्रेस वो मैंने यहाँ पे डाल दिया। टाइम मेरा खर्च हो रहा है यहाँ पे, लेकिन मैं आपको सब चीज़ें यहाँ पे प्रूव करके दिखा रहा हूँ। और यहाँ पे देखिए मैं पूरा नाम डालने के बाद में क्या उसका मैंने यहाँ पे पूरा नाम डाल दिया। और पूरा नाम मैंने जैसे डाला तो पूरा नाम डालने के बाद में यहाँ पे क्या होगा कि जैसे मैं आगे इसको करूँगा तो ये आगे नहीं होगा, एरर यहाँ पे शो होगी क्योंकि यहाँ पे इतना बड़ा नाम आपको नहीं डालना। एड्रेस की यहाँ पे बात करी गई नहीं है। यहाँ पे ओनली आपको क्या डालना है, यहाँ पे ओनली आपको इंस्टीट्यूट का नाम डालना है। इसलिए विशेष तौर पे आप यहाँ पे सावधानी रखें कि यहाँ पे ओनली आप इंस्टीट्यूट का ही नाम यहाँ पे डालें। अब देखो मैंने यहाँ पे पूरा एड्रेस फिलअप कर दिया जिससे मेरा भी टाइम यहाँ पे खर्च हुआ और कोई यहाँ पे टाइम अपना काम भी नहीं आया। जैसे यहाँ पे नेम ऑफ इंस्टीट्यूट मैंने डाला, एक बार डालने के बाद में आप इसको वापस चेक कर लो कहीं आपके जो नाम डाला है उसमें कहीं स्पेलिंग वगैरह की एरर नहीं है। देखिए दोस्तों आप ये एक बिल्कुल ध्यान से भरिए क्योंकि अगर यहाँ पे आप थोड़ी सी भी लापरवाही कर जाते हैं तो वो लापरवाही आपको बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आप एफिडेविट बनवाओ और फिर उसको यहाँ पे पेश करो एरर का। फिर भी आपको वहाँ पे जो स्टाफ है संबंधित स्टाफ परेशान कर सकता है क्योंकि सब जॉब करते हैं। इसलिए मैं आपको एक बार डालने के बाद में आपको ये स्पेलिंग जो है, भले आप कितने कॉन्फिडेंस में हो लेकिन आपको स्पेलिंग बार बार चेक करते यहाँ पे रहना है कि स्पेलिंग में किसी प्रकार की कोई एरर तो यहाँ पे नहीं है। इसलिए 2 या 3 बार जितना भी हो आपके पास में टाइम है, एरर नहीं हो, टाइम भले आप 1 घंटा 1.5 घंटा जो भी लगे आवेदन करने में वो ले सकते हैं।
बाकी तो क्या है, आप अगर कंप्यूटर वाले के पास में जाके फिलअप करवाओगे तो कंप्यूटर वाला तुरंत कर देगा, और जो एरर होगी उसका आप भुगतान आप बाद में भुगतते रहिएगा। कंप्यूटर वाले का काम है ऑनलाइन करना, वो यहाँ पे ऑनलाइन कर देगा। बाद की समस्या आपके ऊपर आएगी और आपकी फैमिली को आपका फाइनल सिलेक्शन होने पर काफ़ी परेशानी यहाँ पे झेलनी होगी। अभी देखिए यहाँ पे डेट ऑफ पासिंग चूज़ करेंगे तो यहाँ पे भी आपको जो मार्कशीट है आपकी, उस पर आपको दिख जाएगा कि आपकी डेट ऑफ पासिंग ईयर, मंथ और डेट यहाँ पे कौन सी। वो चूज़ करने के बाद में आपको सर्टिफिकेट किसके द्वारा इशू हुआ है, तो यहाँ पे दो संस्थाएं काम करती है। एक तो नेशनल NCVT होती है और दूसरी यहाँ पे स्टेट लेवल पे होती है SCVT। अब यहाँ पे वो SCVT भी और जो NCVT है वो भी यहाँ पे दो टाइप के सर्टिफिकेट इशू करते हैं। और देखिए यहाँ पे तो मोस्टली कैंडिडेटों के NCVT होती है, और NCVT का भी जो सर्टिफिकेट होता है वो सर्टिफिकेट किस टाइप का है वो आपको आपके सर्टिफिकेट में, आपका सर्टिफिकेट जो है ITI का, उसमें आपको टाइप यहाँ पे शो हो जाएगी कि आपका सर्टिफिकेट कौन सी टाइप का यहाँ पे है। तो देखिए यहाँ पे अपन क्लिक करेंगे तो सर्टिफिकेट टाइप पर, तो जैसे सर्टिफिकेट टाइप पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको क्या दिख जाएगा, यहाँ पे जो सर्टिफिकेट की टाइप है अलग अलग, वो सर्टिफिकेट की टाइप यहाँ पे दिख जाएंगी। तो यहाँ पे मैंने नेशनल जो ट्रेड सर्टिफिकेट है NTC यहाँ पे चूज़ कर लिया है, और ये आपके सर्टिफिकेट में स्पष्ट रूप से आपको दिखाई देगा NCT लिखा हुआ। और यहाँ पे जो दूसरा ऑप्शन है ये भी मैं आपको दिखाऊंगा कि दूसरा ऑप्शन यहाँ पे कौन सा है। NCVT रहेगा, SCVT तो होता ही है, और इसके जो ज़्यादातर है NCVT के ITI होती है, तो मोस्टली NCVT होता है। लेकिन फिर भी आप एक बार चेक कर लीजिए कि आपकी जो ITI है NCVT से है या SCVT से है। मैं इसलिए इसको प्रक्रिया को बिल्कुल स्लो गति से इसलिए चला रहा हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं हो। दोनों जो क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पे ऐड हो चुकी है। अब देखो यहाँ पे मैंने जैसे ऐड किया तो प्लीज़ एंटर वैलिड नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, मैंने पहले बताया था कि मैंने यहाँ पे बिल्कुल एड्रेस सही पूरा यहाँ पे डाला, जिसमें मेरा टाइम भी ख़राब हो गया और यहाँ पे काम भी अपना नहीं हुआ। तो मैंने यहाँ पे जो एड्रेस था वो इसका पूरा डिलीट कर दिया, और जो इंस्टीट्यूट का नाम था वही मैंने यहाँ पे रखा। लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे इंस्टीट्यूट के आगे उसके जो कोड होते हैं वो यहाँ पे मैंने लगा दिए, और उसकी वजह से भी मेरे को परेशानी आई। फिर भी मैं यहाँ पे लगा के चेक किया मैंने संतुष्टि के लिए और आप लोगों को बताने के लिए कि अगर ज़्यादा एड्रेस भी ले लेता है तो कोई उसमें अपना नुकसान नहीं है। बाकायदा एक अच्छी बात है कि फुल एड्रेस जो आपकी मार्कशीट में दिया हुआ है वही अपने यहाँ पे फिलअप किया है। लेकिन यहाँ देखो ये भी नहीं लिए मैंने, इसके आगे जो रजिस्ट्रेशन नंबर डाले हैं इसके, इसलिए वो मेरे को हटाने पड़ेंगे। इसके बाद मैंने जैसे ऐड किया है तुरंत सक्सेसफुली रूप से यहाँ पे ऐड हो गया है। इसके बाद में अगर आप यहाँ पे और भी क्वालिफिकेशन ऐड करना चाहो तो कर सकते हैं, लेकिन जो कंपलसरी क्वालिफिकेशन है वो ये आपने डाल दिए। इसके बाद यहाँ पे अपन नेक्स्ट हो गए, और आधार से अपन वेरीफाई है तो ग्रीन आपको दिखाई दे रहा है अपन अकाउंट इज वेरीफाइड विथ आधार कार्ड से। इसके बाद में बात करेंगे यहाँ पे देखो जो सर्टिफिकेट है उसका यहाँ पे बता रहा है जो रेड मार्क में है कि आपने जो सर्टिफिकेट डाला है वो ब्लर यहाँ पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वहाँ पे होगा और संबंधित RRB के जो कर्मचारी हैं वहाँ पे डाउनलोड करेंगे तो ब्लर यहाँ पे नहीं दिखाई देना चाहिए। इसलिए यहाँ पे एक बार दोबारा इन्होंने मार्क दिया है ताकि आप इसको ध्यान से देख सकें। और मैं आपको बोलूँगा कि आपको फ़ोटो इस प्रकार से खींच के डालनी है स्कैन करके, ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं आए। यहाँ पे देखिए फ़ोटो का है, और यहाँ पे 30 KB से 70 KB के बीच में आपकी फ़ोटो होनी चाहिए। और जो डायमेंशन आपको दिया है यहाँ पे 320 पिक्सल तो हाइट होनी चाहिए उसकी, और 240 पिक्सल इसकी विड्थ होनी चाहिए। तो इसमें और जो इसकी साइज़ है 30 KB से 70 KB यहाँ पे होने चाहिए। तो आपको पहले ये सेव करके रख लेनी है 30 KB से 70 KB के मध्य में। तो और डायमेंशन का भी आपको विशेष तौर पे यहाँ पे
ध्यान रख लेना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने चूज़ कर ली है, यहाँ पे फ़ोटो चूज़ हो गई। इसके बाद में यहाँ पे फ़ोटो आ जाती है और जो फ़ोटो दिख रही है वो मेरे को फॉर्म में दिखाई देगी। अब ये फ़ोटो आने के बाद में मैं यहाँ पे बात करूँ सिग्नेचर की, तो देखो सिग्नेचर यहाँ पे आ गया है। और सिग्नेचर आने के बाद में ये जो आपको ग्रीन ये एरो दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक किया मैंने। अब देखो यहाँ पे मेरा सिग्नेचर अधूरा दिखाई दे रहा है मेरे को। अब मैंने यहाँ पे अधूरा मैंने सोचा कि ये दिख जाएगा बाद में, तो फिर मैं यहाँ पे आगे प्रोसेस पे बढ़ गया आगे। और जैसे मैंने आगे प्रोसेस आया तो यहाँ पे CBT जो सेकंड है उसमें आपको कौन सा ट्रेड है आपका, तो मैंने इलेक्ट्रिशियन से भरा था, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन दिखाई दे रहा है, तो इलेक्ट्रिशियन चूज कर लेंगे अपन यहाँ पे। उसके बाद में यहाँ पे अगर मैं RI भोपाल से मैंने फार्म फिलअप किया है। इसके बाद अगर दूसरे से मैं फिलअप करता तो चेंजिंग का ऑप्शन यहाँ पे अभी भी प्रेजेंट में मेरे पास में उपलब्ध था, लेकिन मेरे को चेंज यहाँ पे करना नहीं था। और यहाँ पे जो क्रम दिया हुआ है यहाँ पे चूज करने का, मैंने WCR फर्स्ट नंबर पे रखा है, WR सेकंड नंबर पे रखा है, तो वो दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे जो कर्ण मीणा जो भी मेरे सिग्नेचर है यहाँ पे टोटली सिग्नेचर मेरे को दिखाई नहीं दे रहे हैं। अधूरे सिग्नेचर जो मेरे को पहले दिख रहे थे वहाँ पे उसी प्रकार के सिग्नेचर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो आपको सचेत हो जाना यहाँ पे कि ये सिग्नेचर आपके अधूरे हैं, जैसे आपको दिखाई दे रहे हैं वैसे दिखाई देंगे। यहाँ पे देखो यहाँ पे भी ऐसे शो हो रहे हैं। यहाँ तर मतलब कि मैंने जो सिग्नेचर डाले हैं अपलोड किए हैं वो यहाँ पे सही तरीके से अपलोड यहाँ पे नहीं हुए हैं। अब सही तरीके से जब अपलोड नहीं हुए हैं तो मेरे को यहाँ पे वापस जो प्रीव्यू देखा है मैंने, इसमें मेरे को एरर दिखाई दे रही है प्रीव्यू में। तो यहाँ से मैं इसको वापस क्या करूँगा, बैक करूँगा। तो देखिए इसको बैक करने के लिए मैंने यहाँ पे डबल दिखाई दे रही है, इसको नीचे खींचा पकड़ के, और यहाँ पे क्या था, प्रीव्यू था एप्लीकेशन का, और यहाँ पे एडिट का ऑप्शन दिखेगा नीचे। तो अपन जैसे एडिट पे यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे जो सिग्नेचर है उसकी एरर अपन क्या करेंगे, यहाँ पे दूर करेंगे। एरर दूर करना जरूरी है क्योंकि अब अपने को दिखाई दे रहा है यही सिग्नेचर आपके वहाँ पे एप्लीकेशन में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे डाउनलोड होंगे, और इसमें जो बाद में एग्ज़ाम देंगे तब भी आपको समस्या आएगी। इसलिए पहले आप इसमें चूज़ कर लीजिए। और यहाँ वापस मैं अपलोड जो प्रोफाइल डॉक्यूमेंट्स में गया वापस, और जो सिग्नेचर है मेरे उसकी मैंने क्या किया है वहाँ पे जाकर दोबारा उसका जो डायमेंशन है, यहाँ पे सिग्नेचर भी 30 KB से 70 KB के बीच में चाहिए, लेकिन वहाँ पे जो उसकी हाइट है 60 पिक्सल और जो विड्थ है 140 पिक्सल में यहाँ पे होनी चाहिए। तो वापस मैंने अपलोड किए, अब मेरे को अच्छे तरीके सही दिखाई दे रहा है, जो फुल सिग्नेचर मेरे शो हो गए हैं यहाँ पे। और ये डिटेल मैंने पहले बताई दी आपको। यहाँ पे आपका CBT 2 में जो भी ट्रेड है वो आपको सिलेक्ट करनी है, और वो जैसे ट्रेड आप सेलेक्ट कर लो। और यहाँ पे फिर आपको RRB चेंज करने का ऑप्शन है, जोन चेंज करना चाहो तो चेंज, नहीं करना चाहो तो आपका जो प्रेफरेंस है ये सही शो हो रहा है कि नहीं हो रहा। आपने जो क्या होता है कई RRB में 2-2 3-3 जोन होते हैं इसके लिए, और ये बाद में जो टर्म एंड कंडीशन वो क्लिक करने के बाद में आपका जहाँ से भी आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं वहाँ का यहाँ पे जो भी सिटी है नियरेस्ट उसका नाम डाल दीजिए। अब देखिए यहाँ पे भी जब प्रीव्यू मैंने देखा यहाँ पे, तो मेरे यहाँ पे सिग्नेचर पूरे शो हो गए हैं प्रीव्यू में। और जो प्रीव्यू में आपको देख लेनी है कि किसी प्रकार की कोई एरर तो यहाँ पे नहीं है। अगर आप एरर है तो आप एडिट में जैसे प्रकार से मैंने यहाँ पे सिग्नेचर एडिट किए हैं उसी प्रकार से आप हर एक डिटेल यहाँ पे विशेष तौर पे ध्यान से, क्या है विशेष तौर पे आपको ध्यान से यहाँ पे देख लेनी है कि कोई तो मेरी यहाँ पे जो डिटेल दी हुई है उसमें किसी प्रकार की कोई एरर तो यहाँ पे नहीं है। अगर आपके यहाँ पे ये लास्ट मौका है ध्यान से देखने का, क्योंकि अगर इसमें आपके पास वह एरर हो गई है तो फिर बाद में आपको दिखाई देगी भी नहीं। अगर एक बार आपने ओके कर दिया तो कंप्यूटर वाला भी इसको ओके समझ के आगे इसमें फीस का जो पेमेंट का ऑप्शन आता है उसको कर देगा। यहाँ पे जो भी आपकी सर्टिफिकेट है, कम्युनिटी है, किसी प्रकार की कोई एरर है तो आप यहाँ पे अच्छे तरीके से दिखाई दे रही है आपको एक साथ में सभी जो डाटा फिल किया गया था वो डाटा यहाँ पे आपको एक साथ में दिखाई दे रहा है। अब ये डाटा जैसे आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये दिखाई देने के बाद में देख लिया आपने, और देखने के बाद में इसको आप यहाँ पे क्या करोगे, जो नीचे चेक बॉक्स होगा क्या होगा,
यहाँ पे देखो जो पेपर की लैंग्वेज है वो देख लेनी है आपको, ट्रेड आपको देख लेनी है आपकी कि किस प्रकार कोई एरर तो नहीं है। अब यहाँ पे जो चेक बॉक्स है इस पर मैंने क्लिक कर दिया है कि डिटेल चाहिए और यहाँ पे मैंने सबमिट कर दिया। सबमिट करने पे फिर दोबारा आया कि आपको कोई चेंजिंग नहीं होगा यहाँ पे, तो मैंने फिर यहाँ पे ओके कर दिया। तो मेरा एप्लीकेशन सबमिट नहीं हुआ अभी पूरी तरीके से, क्योंकि यहाँ पे जो फीस है, अब मैं यहाँ पे मैंने ST सिलेक्ट किया था इसलिए मैंने 250 रुपये फीस ले रहा है यहाँ पे। अगर आप जनरल उम्मीदवार है तो आपको यहाँ 500 आएगा। अब यहाँ पे देखिए पे नाउ पे यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक बार पेमेंट होने के बाद में आपको रिफंडेबल नहीं होता वापस यहाँ पे, तो आप यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, UPI, NEFT या SBI जो ब्रांच पेमेंट है किसी से भी आप कर सकते हैं। आप सबके पास में आजकल UPI हो गया है, तो UPI से भी ID डाल के भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे QR कोड भी जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने QR कोड जनरेट कर रहा हूँ, आपको सुविधा है UPI ID डालने के बजाय भी, क्योंकि QR कोड जनरेट हो गए। अब आप फ़ोनपे, गूगल पे किसी से भी, यहाँ पे पेटीएम से भी आप यहाँ पे स्कैन करके आप पेमेंट यहाँ पे कर सकते हैं। और यहाँ पे टाइम पीरियड चल रहा है। अब जैसे यहाँ पे आप UPI फ़ोनपे से करने के बाद में आपकी जो प्रोसेस है वो आपको करनी पड़ेगी आपके ऐप के अंदर। ये तो QR कोड है, इसको स्कैन करते ही जो आपका पेमेंट है और जो जिस डिपार्टमेंट को आप पे कर रहे हैं उसका नाम आपको आपके जो फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम जो भी है संबंधित ऐप उसमें आपको शो हो जाएगा। और वहाँ से आप पेमेंट की जो प्रोसेस प्रक्रिया है उसको आप कंप्लीट करोगे। और वो कंप्लीट करने के बाद में कुछ समय के बाद में अंडर 1 मिनट के ये आप प्रोसेस इसकी होगी और ऑटोमेटिक यहाँ पे आपका जो जैसे पेमेंट वहाँ पे सक्सेसफुल होगा तो आपको यहाँ पे सक्सेसफुली दिखाई देगा। तो अपने यहाँ पे कुछ टाइम का इंतज़ार करते हैं और देखो यहाँ पे पेमेंट हो गया सक्सेसफुली। तो यहाँ पे पेमेंट रिसिप्ट आ चुकी है आपकी और आपका जो आवेदन है वो यहाँ पे भरा जा चुका है। तो आप ये पेमेंट रिसिप्ट भी आप डाउनलोड कर सकते हो, क्योंकि अगर आपके फॉर्म में टेक्निकल एरर की वजह से पेमेंट नहीं शो होता तो आपको यहाँ पे ये रिसिप्ट है वो आपके दावे के लिए पर्याप्त है। तो ये रिसिप्ट भी आप PDF के रूप में आपके पास में रख सकते हो। ये ओनली तभी इसकी ज़रूरत होती है जब आपका अगर ये पेमेंट आपने कर लिया है और ये पेमेंट आपके पास में अनसक्सेसफुल शो हो रहा है, अकाउंट से कट गया, तभी आपके लिए ज़रूरी है। बाकायदा ये ज़रूरी नहीं है। अगर आपका फॉर्म में सक्सेसफुल हो गया है तो फिर इसका कोई महत्व यहाँ पे नहीं रह जाता। अब देखिए यहाँ पे आपका फॉर्म पेमेंट भी आ गया, पेमेंट से कंप्लीट दिखा दिया इसने स्टेटस में भी। और यहाँ पे व्यू एप्लीकेशन का भी एक आपको आई साइट जैसा दिखाई दे रहा है। यहाँ पे रिसिप्ट डाउनलोड करना चाहो तो रिसिप्ट भी डाउनलोड कर सकते हो। पेमेंट हिस्ट्री आप चेक करना चाहो तो चेक कर सकते हो। और ऊपर देखो व्यू एंड मॉडिफाई एप्लीकेशन भी दिया हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पे ये रिसिप्ट पे मैंने क्लिक कर दिया तो रिसिप्ट आपको देखो वापस हो गई है। यहाँ पे ये रिसिप्ट आप देख सकते हो। फिर यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन पे जाओगे तो ये आप गलती बिल्कुल ही भूल कर ना करें, क्योंकि स्पष्ट रूप से इंडिकेशन दिया हुआ है और गाइडलाइन भी है कि एक कैंडिडेट एक ही आवेदन यहाँ पे कर सकता है। किसी बोर्ड से कर रहा है तो सोच समझ के बिल्कुल ध्यान से करें। एक से ज़्यादा आपने आवेदन भी कर दिए तो आपके आवेदन यहाँ पे निरस्त कर दिए जाएंगे और आपको भविष्य में भी डिवाइडेड यहाँ पे घोषित कर दिया जाएगा। अब देखो यहाँ पे जो 3 ऑप्शन थे, बार बार इन्हीं ऑप्शन घुमा के यही इस चीज़ आपको बताना चाह रहा था कि आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है यहाँ पे कि आप कहीं फार्म प्रिंट लेने के चक्कर में इधर उधर भटकें और दोबारा एप्लीकेशन ऑनलाइन कर दें। नहीं तो एक आपकी छोटी सी गलती आपका रेलवे से कैरियर दूर कर सकती है। यहाँ पे व्यू एप्लीकेशन पे क्लिक किया मैंने तो देखो जो मेरा एप्लीकेशन आवेदन था पूरी तरीके से भरकर यहाँ पे आ चुका है। और यहाँ पे जो एप्लीकेशन कंप्लीट होने की जो मार्क है यहाँ पे वो मेरे को दिखाई दे रहा है। जो मेरा फोटो सिग्नेचर है उसके नीचे QR कोड यहाँ पे आ चुके हैं। अब यहाँ से मैंने प्रिंट एप्लीकेशन ये डाउनलोड कर लिया है। प्रिंट एप्लीकेशन यहाँ पे डाउनलोड हो गया और इस प्रकार से यहाँ पे जो आवेदन की पूरी प्रक्रिया थी दोस्तों वो कंप्लीट हो चुकी है। देखो ये लास्ट में दिखाने का मतलब ये था कि आप यहाँ पे खोलोगे तो ST SC के जो भी आपको फॉर्मेट डाउनलोड करने हैं वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और बनवा सकते हैं। आपको जो आवेदन की अंतिम तिथि है उससे पहले आपको यहाँ पे बनवा के रखने हैं। इसलिए मैंने लास्ट में जो स्लाइड दिखाई है आपको ये इसीलिए दिखाई है कि आप ST SC के सभी फॉर्मेट हैं
सर्टिफिकेट किसी प्रकार का अगर आपको इस भर्ती से संबंधित फॉर्मेट है वो आप यहाँ डाउनलोड कर सकते हैं, जिनका संकलन एक साथ में यहाँ पे दिया। आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अच्छा लगा तो वीडियो